दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक कहानी डपली बाबू नाम से। ये कहानी हमने कक्षा 6 की किशोर भारती भाग 1 नाम की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से ली है और इसमें डपली बाबू नाम के एक व्यक्ति के चरित्र को उभारा गया है। वन महोत्सव का दिन था। नन्ही नन्ही फुहारें रिमझिम बरस रही थी। आज का दिन कजरारे बादलों के साथ कितना सुंदर, कितना मोहक लग रहा था। मेरी आंखें कभी आकाश में उड़ने वाले काले बादलों पर जमती तो कभी सहसा इंद्रधनुषी पुल पर। इसी समय रश्मिकांत दौड़ता हुआ आया। आज डपली बाबू ने हमें ट्रस्ट के बगीचे में बुलाया है। वे हमें चंपा, गुलाब, कनेर, चमेली आदि के बहुत से पौधे देने वाले हैं। उनका लड़का आया है। जाऊं? आकाश से आंखें धरती पर आ गई और मैंने कहा, जाओ, ज़रूर जाओ। मैं सोचने लगा, ट्रस्ट के बगीचे के बाबू का नाम डपली अजीब है, मैं उसे देखना चाहूँगा। दूसरे ही क्षण मैंने रश्मिकांत से कहा, और देखो, लौटते वक्त डपली बाबू से कहना कि आपको पिताजी ने बुलाया है, भूलना मत। कुछ समय बाद देखता हूँ कनेर, गुलाब, रात रानी, चमेली, चंपा और ना जाने कौन कौन से पौधे लिए स्वयं डपली बाबू बच्चों के आगे आगे सारस सी डगे भरते हुए चले आ रहे हैं। मैंने देखा, उनका कद ना ऊंचा ना ठिगना, मज़े के मझोले आदमी हैं। ना मोटे हैं ना पतले, आंखें भी मझोली ही हैं, कपोलों में धसी हुई पीली पीली सी, दांत विरल हैं। उनका कत्थई रंग पान और तंबाकू के अतिरेक की शहादत दे रहा है। धोती बाबू आना ढंग की पहने हुए हैं, पर मैल खाने से बादामी रंग की हो गई है। पैरों में कोंकड़ी चप्पलें हैं जो काफ़ी मोटी और मजबूत हैं। हाँ, काले धारीदार कुर्ते के ऊपर बटन विहीन खाकी रंग का कोट भी पहने हुए हैं। दाहिने हाथ में एक छड़ी झुलाते हुए वे चले आ रहे हैं। डपली बाबू के अहाते में आने के पहले ही रश्मिकांत दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, यह देखिए, डपली बाबू आ गए। दोस्तों, खूबसूरत से चित्र में आप डपली बाबू को देख सकते हैं, साथ ही रश्मिकांत को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि दोनों के हाथ में तरह तरह के पौधे हैं। नमस्कार डपली बाबू, आपने बड़ा कष्ट किया, किसी माली को भेज देते, मैंने कहा। नहीं, एक तो आपने बुलाया और दूसरे मैं भी बहुत दिनों से आपसे मिलने वाला था। आपके कॉलेज में प्रोफेसर जी से मेरा बड़ा परिचय था। मेरे बगीचे में वे अक्सर आया करते थे, सैर करते, बड़ा मज़ा आता था। मैंने सुना आप मेरे मकान के पास ही आ गए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे जी हाँ आ गए हैं, डपली बाबू बोलने ही गए। डपली बाबू को हमने चाय पिलाई, पान खिलाया। उनके नेत्र कृतज्ञता से आर्द्र हो उठे। कहने लगे, बाबूजी, आपका बगीचा मैं अच्छी तरह लगवा दूंगा। फिर उन्होंने अहाते का बारीकी से सर्वेक्षण किया। यहाँ आम, यहाँ लीची, यहाँ संतरा, यहाँ जामुन, यहाँ पपीता कहते गए और हाथ की छड़ी से उनके लगाने के स्थानों पर गोलाकार निशान भी बनाते गए। अच्छा, तो मैं जाता हूँ, नर्सरी में लोग पौधे लेने आए होंगे, वन महोत्सव है ना। 4 दिन बाद सवेरे मैंने देखा ट्रस्ट की लारी खड़ी है, फाटक खुलवाने का आग्रह कर रही है। क्या है? मैंने पूछा। कुछ गमले आए हैं, डपली बाबू ने भेजे हैं। मैं परेशान था, कितने अच्छे हैं डपली बाबू। शाम को छड़ी हिलाते हुए डपली बाबू आ ही गई। तो इन गमलों पर क्या दाम हुआ? मैंने पूछा। कुछ भी न देना, सस्ते ही लगा देंगे। ट्रस्ट वाले स्टॉक ख़त्म करना चाहते हैं, वे बोले। और उन्होंने फिर एक और बगीचे का सर्वेक्षण किया। यहाँ पपीता अच्छा रहेगा, संतरा और आम इतने नज़दीक ठीक नहीं रहेंगे, रात रानी उस कोने पर ठीक मिलेगी। डपली बाबू छड़ी हिला हिला कर कहते जा रहे थे। उसी समय उनके सामने चाय की प्याली आ गई। चाय पीकर उन्होंने कहा,
आप रोज़ रोज़ तकलीफ़ क्यों करते हैं? और फिर पान उठाते हुए बोले, मैं आपका बगीचा बहुत अच्छा लगवा दूंगा, जाता हूँ, नमस्ते। दूसरे दिन प्रातःकाल ट्रस्ट का माली बहुत से फलों के पौधे लेकर आया और बरसते पानी में उन्होंने लगाकर चला गया डपली बाबू के निर्दिष्ट स्थानों पर। 10 दिन बाद डपली बाबू सवेरे ही आए। चेहरे से बहुत अधिक थकान झलक रही थी। बगीचे के पास बेंच पर बैठते ही घबराए से दिखाई दिए। उनके रोकने पर भी वमन हो ही गया। हम सब उनके निकट दौड़े गए, सिर पर पानी डाला। मुंह धोने के बाद उन्होंने कहा, पित्त का जोर है और कुछ नहीं, थोड़ा बुखार भी है और कुछ नहीं। थर्मामीटर लगाकर देखा तो पारा 102 डिग्री ऊपर जा रहा था, पर उनसे कहा, थोड़ी हरारत ज़रूर है, अब आप घर चले जाइए, आराम कीजिए। डपली बाबू रिक्शे में चले गए। 2 दिन बाद एक बंगाली सज्जन के साथ फिर आए। जन्माष्टमी का दूसरा दिन था। बच्चों ने उत्साह के साथ भगवान कृष्ण की झांकी बनाई थी। यह बात डपली बाबू को अपने लड़के से ज्ञात हो गई थी। आते ही बोले, पहले झांकी देखूंगा फिर बात करूंगा। बड़ी तन्मयता के साथ वे दोनों नेत्र बदलकर हाथ जोड़े खड़े हो गए। जब काफ़ी समय हो गया तो मैंने कहा, डपली बाबू चलिए चाय पी लीजिए। उन्होंने आंखें खोली और अन्य मनस्कर होकर कहा, तो चलिए। बंगाली बाबू देखते ही देखते लड्डू और चाय का प्याला नीचे उतार गए, पर आज डपली बाबू का प्रिय पेय उनके होठों से नीचे नहीं उतर रहा था। लड्डू की और उन्होंने देखा भी नहीं। जब बहुत आग्रह किया तो कहने लगे, मुझे आज 8-10 दिन से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रात को रोज़ बुखार आता है। ट्रस्ट का हिसाब करना है, इसीलिए बाबूजी को, बंगाली महाशय को लक्ष्य कर साथ ले आया हूँ। आप इन्हें रुपए दे दीजिए। नर्सरी बंगाली बाबू के चार्ज में है। उन्हीं के मातहत डपली बाबू काम करते थे। हिसाब समझाकर डपली बाबू उठे और उन्होंने बगीचे की ओर एक दृष्टि डाली, मानो मन ही मन उसका सर्वेक्षण कर रहे हों। मैं एक अच्छा माली आपके पास भेजूंगा। ये कहते हुए बंगाली महाशय के साथ गेट के बाहर जाते जाते डपली बाबू फिर लौट पड़े और पुनः कहने लगे, एक बात तो मैं भूल ही गया, भाई कहाँ है? पत्नी के आने पर बोले, मेरी एक प्रार्थना है भाई आपसे। एक दिन आप और प्रोफेसर साहब दोनों मिलकर एक बार मेरे यहाँ ज़रूर आएँ, भूले नहीं। हमने आने का आश्वासन दिया और डपली बाबू रिक्शे में बैठकर चले गए। हमारे मकान से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक सेठ के बगीचे में बड़े भारी बंगले के पीछे ऊंची सी झोपड़ी में डपली बाबू वर्षों से रहते थे। दूसरे दिन शनिवार को प्रातः साइकिल पर मैं जरा तेज़ी से जा रहा था। मार्ग में डपली बाबू ट्रस्ट नर्सरी रोड पर हिलते डुलते दिखाई दिए। मैंने साइकिल पर चढ़े हुए पूछा, कहिए कैसी तबीयत है? रात को नींद नहीं आती? बस और ठीक हूँ। तो आराम क्यों नहीं करते? ट्रस्ट के दफ्तर में क्यों भागे जा रहे हो? काम बहुत पड़ा है, हिसाब किताब करना है ना। सोमवार का सवेरा था। पानी तेज़ी से बरस रहा था। सिर पर कमली डाले एक आदमी फाटक पर खड़ा आवाज़ दे रहा था, क्या है, क्या चाहते हो? मैंने उससे पूछा। मैं माली हूँ, डपली बाबू ने भेजा है। और डपली बाबू कहाँ है? वो तो कल मर गए। तुमको नहीं मालूम? मेरा सिर चकरा गया। मैंने कहा, अरे कल तो सवेरे मेरी उनसे सड़क पर मुलाकात हुई थी। दफ्तर गए थे? हाँ, दफ्तर तो गए थे, सब काम कागज़ पत्तर ठीक करने। 12 बजे एकाएक उन्होंने चाबी फेंक दी और कहा, हमारा काम पूरा हो गया, हम घर जाएंगे। और जो ही उठकर चलने लगे, उनके पैर लड़खड़ा गए। उसी समय उन्होंने मुझसे कहा, देखो संपत, प्रोफेसर साहब के घर जाकर बगीचे का काम ठीक कर देना, भूलना मत। फिर हम लोग उनको रिक्शे में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नाड़ी देखते ही घर ले जाने को कहा। वहाँ थोड़ी देर से उनका दम टूट गया। मंगल की शाम को मैं पत्नी के साथ डपली बाबू के घर गया। डपली बाबू की एक कन्या ने खोली के सामने खटिया डाल दी
और भीतर चली गई। डपली बाबू की एक कन्या चाय लेकर आ गई। मैं अचरज में डूब गया और मन ही मन कहने लगा, ये सब कितने भोले हैं। मातम पुरसी के लिए आने वालों को इस तरह खिलाया पिलाया नहीं जाता, इसका भी उन्हें बोध नहीं। मैंने श्रीमती डपली से कहा, यह चाय पीने पिलाने का वक्त नहीं है, आपको तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप प्रोफेसर साहब को देख सकते हैं जो अपनी पत्नी के साथ डपली बाबू के घर आए हैं, और डपली बाबू की पत्नी और लड़की को भी आप देख सकते हैं एक खूबसूरत से चित्र में। लेकिन रुकते रुकते वह बोली, उन्होंने कहा था जब प्रोफेसर साहब और बाई आए और मैं घर पर ना भी रहूं तब भी उन्हें चाय पिलाए बिना मत जाने देना। मैंने तो उन्हीं की। यह कहते कहते डपली बाबू की विधवा फूट फूट कर रोने लगी। प्रयत्न करने पर भी हम अपने को नहीं रोक सके। सांत्वना देने गए थे पर खुद अपनी सांत्वना खो बैठे। तो दोस्तों, खूबसूरत सी ये कहानी थी डपली बाबू के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्दी ही ऐसी दूसरी कहानियाँ लेकर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।